नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद अम्बरीश में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने डीएलएड 4 सेमेस्टर के सब्जेक्ट इंग्लिश के प्रीवियस 3 टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं, प्रीपोजिशंस, आर्टिकल्स एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। उस क्रम में आज हम लोग कंजंक्शंस को शुरू कर रहे हैं। कंजंक्शंस, कंप्लीट कंजंक्शन आज करेंगे। इसमें हम लोग सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, क्योंकि कंजंक्शन से ही कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनते हैं, तो उसको भी साथ में हम लोग कंप्लीट करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको समस्त वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विथ अम्बरीश से जुड़ सकते हैं। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। डीएलएड 4 सेमेस्टर की फुल प्लेलिस्ट की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कंजंक्शंस की हिंदी मीनिंग होती है संयोजक। सबसे पहले हम इसकी डिफिनीशन देखेंगे कि डिफिनीशन क्या होती है। कंजंक्शन इज दैट वर्ड ज्वाइन टू वर्ड्स, फ्रेजेस और सेंटेंसेस टुगेदर। संयोजक एक ऐसा शब्द है जो दो शब्दों, शब्द समूहों अथवा वाक्यों को जोड़ता है। कंजंक्शंस दो शब्दों को और दो सेंटेंस को जोड़ता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। ही वेंट टू मार्केट एंड बॉट सम बुक्स। तो यहाँ पे दो सेंटेंस हैं। ही वेंट टू मार्केट, एक सेंटेंस ये हो गया, और दूसरा सेंटेंस है बॉट सम बुक्स। इसको हम एंड से जोड़ते हैं। एंड यहाँ पे कंजंक्शन का काम कर रहा है, क्योंकि ये दो वाक्यों को जोड़ रहा है। इसी तरीके से हम दूसरे सेंटेंस को देखते हैं। आई हेल्प्ड हिम बिकॉज ही इज़ माई फ्रेंड। तो यहाँ पे दो सेंटेंस हैं, आई हेल्प्ड हिम और दूसरा सेंटेंस है ही इज़ माई फ्रेंड। इन दोनों सेंटेंसों को जोड़ने का काम बिकॉज कर रहा है, और बिकॉज एक कंजंक्शन है। अब देखेंगे कि कंजंक्शंस के प्रकार कितने होते हैं। कंजंक्शन दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, नंबर 2 सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को हम लोग समान पदीय संयोजक कहते हैं, और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को आश्रित संयोजक कहते हैं। सबसे पहले हम लोग कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को देखेंगे। जब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की सहायता से दो वाक्यों को जोड़ते हैं तो यौगिक वाक्य, कंपाउंड सेंटेंस बन जाता है। मतलब जब हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, पहले हम देख लेते हैं कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन कौन से होते हैं। एंड, बट, स्टिल, येट, हाउएवर, व्हेयर्स, नेवरथलेस, बोथ, एंड, एज वेल एज, नॉट ओनली बट आल्सो, और, नॉर, आइदर आर, नाइदर नॉर, आर एल्स, अदरवाइज, सो, देयरफॉर, फॉर, दस आदि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं। इन्हीं की सहायता से हम कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की सहायता से हम दो वाक्यों को जोड़ते हैं तो वो कंपाउंड सेंटेंस बन जाता है। मतलब ये जो कोऑर्डिनेटिंग वर्ड हैं, यही कंपाउंड सेंटेंस बनाने का काम करते हैं। जैसे कि डीएलएड 4 सेमेस्टर के सिलेबस में सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी है, तो उसको देखते हुए ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हम कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को भी कवर करेंगे। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की सहायता से हम कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन शब्द कौन कौन से हैं? एंड, बट, स्टिल, येट, नॉट ओनली बट आल्सो, एज वेल एज, नाइदर नॉर, ये सब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन थे। चलिए अब देखते हैं कि इनका यूज हम किस प्रकार से करेंगे। तो पहला रूल ये कहता है, एक के बाद दूसरा कार्य होने पर, एक के बाद दूसरा कार्य होने पर अथवा एक जैसी बातें होने पर एंड, बोथ एंड, एज वेल एज, नॉट ओनली बट आल्सो का प्रयोग किया जाता है। हम एग्जाम्पल से समझेंगे। यहाँ पे दो चीज़ें समझने की बात है। एक तो जैसे हम बोथ का प्रयोग कर रहे हैं तो बोथ के साथ एंड का प्रयोग होता है, नॉट ओनली के साथ बट आल्सो का प्रयोग होता है। इस चीज़ को हमें ध्यान में रखना होगा, क्योंकि डीएलएड 4 सेमेस्टर के प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हम देखे हैं उसमें फिल इन द ब्लैंक्स में कंजंक्शंस को पूछा गया है कि जैसे
एग्जाम्पल से समझते हैं। राम वाज बोथ फाइंड डॉट डॉट टर्न आउट। क्वेश्चंस ऐसे हैं, तो हमें बोथ के साथ कौन सा वर्ड यूज करते हैं वो फिल इन द ब्लैंक में भरना होता है। राम वाज बोथ फाइंड एंड टर्न्ड आउट। दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। दिस गर्ल इज नॉट ओनली फुलिश बट आल्सो लेजी। तो हमें पता है कि नॉट ओनली के साथ बट आल्सो का यूज होता है। तो दिस गर्ल इज नॉट ओनली फुलिश बट आल्सो लेजी। दूसरा नियम क्या कहता है? एज वेल एज के साथ वर्ब पहले वाली सब्जेक्ट के अनुसार प्रयुक्त होती है। जैसे एज वेल एज का प्रयोग हम दो सब्जेक्टों के बीच में करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में समझते हैं। श्रीलंका एज वेल एज नेपाल इज आवर नाइबर। तो यहाँ पे दो सब्जेक्ट हैं, तो एज वेल एज का प्रयोग हम पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार करेंगे। तो श्रीलंका एज वेल एज नेपाल इज आवर नाइबर। रूल नंबर 3 पे चलते हैं। बट स्टिल येट हाउ एवर वेयर्स आदि का प्रयोग विरोधाभास की स्थिति को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। मतलब कि अगर पहला सेंटेंस एग्जाम्पल से समझेंगे। ही वर्क हार्ड, वो कठिन मेहनत करता है, बट ही फेल्ड इन द एग्ज़ाम। अब देखिए बट के बाद जो है विरोधाभास की स्थिति बन रही है, लेकिन वह परीक्षा में फेल हो जाता है। तो जहाँ पे ऐसी स्थिति बनेगी कि विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न होगी, वहाँ पे हम शब्द बट स्टिल येट हाउएवर वेयर्स में से कोई एक वर्ड रखेंगे। ही वर्क हार्ड बट ही फेल्ड इन द एग्जाम। श्याम इज रिच स्टिल ही इज नॉट हैप्पी। श्याम धनवान है लेकिन ही इज नॉट हैप्पी, लेकिन वह खुश नहीं है। तो विरोधाभास जैसे सेंटेंसों में हम बट स्टिल येट हाउ एवर का प्रयोग करेंगे। रूल नंबर 4 क्या कहता है? वाक्य में किसी विकल्प अथवा चेतावनी का ज्ञान होने पर और, नॉर, आइदर और, नाइदर नॉर, अदरवाइज का प्रयोग करते हैं। रूल नंबर 4 कह रहा है कि वाक्य में किसी विकल्प अथवा चेतावनी का ज्ञान होने पर और, नॉर, आइदर और, नाइदर नॉर, अदरवाइज का प्रयोग करते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि आइदर के साथ और नाइदर के साथ नॉर का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल से समझेंगे। वर्क हार्ड और स्ट्रेप, काम करो या भूखा मरो। चेतावनी है। एक जैसे उदाहरण के तौर पे समझिए, जैसे कोई ऑफिस का मालिक होता है तो अपने सर्वेंट को कहता है काम करो या फिर भूखे मरो। वर्क हार्ड और स्टार्व। दूसरा एग्जाम्पल है आइदर सिट साइलेंटली इन द ऑफिस और गो आउट। या तो कार्यालय में शांत बैठो या बाहर जाओ। ये भी एक तरीके की वार्निंग है। और हमें यहाँ पे ये ध्यान देना है कि आइदर के साथ हम और का यूज करते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पॉर्टेंट है जानना, क्योंकि जो क्वेश्चन अभी तक प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं ऐसे ही पूछे गए हैं। दूसरा एग्जाम्पल है नाइदर यू रीड योर सेल्फ नॉट डू यू लेट मी रीड। ना तो तुम स्वयं पढ़ते हो ना ही मुझे पढ़ने देते हो। नाइदर के साथ नॉर का यूज होता है। तो चलिए आगे चलते हैं। चैनल को हमारे ज़रूर सब्सक्राइब करिए। स्टडी विथ अमरीश, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हम आपके लिए इतना मेहनत करें तो आप ये काम ज़रूर करें। रूल नंबर 5 है सो, देयरफॉर, दस, फार का प्रयोग परिणाम, निष्कर्ष या कारण की स्थिति को बताने के लिए करते हैं। सो, देयरफॉर, दस, फार का प्रयोग हम परिणाम, निष्कर्ष मतलब किसी रिजल्ट की सेंटेंस में किसी रिजल्ट की स्थिति को बताने के लिए करते हैं। एग्जाम्पल से समझेंगे। ही इज़ माई फ्रेंड, आई हेल्प देम। तो इसमें सो इसलिए, देयरफॉर, फॉर आई हेल्प देम। अब चलते हैं दूसरा जो कंजंक्शन का पार्ट है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, आश्रित संयोजक। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की सहायता से उपवाक्य बनता है जो प्रधान वाक्य से जुड़कर जटिल वाक्य मतलब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाता है। मतलब सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की सहायता से हम उपवाक्य सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज बनता है जो प्रधान वाक्य प्रिंसिपल क्लॉज से जुड़कर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाता है। तो यहाँ भी हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जब पढ़ेंगे तब हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ऑलमोस्ट 50% कवर हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ भी ध्यान देने की ज़रूरत है।
कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते कौन कौन से हैं और वो किस प्रकार सेंटेंस में जुड़ते हैं। तो चलिए पहले देख लेते हैं कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते कौन कौन से हैं। इफ़, वेदर, व्हाट, व्हेन, व्हेनेवर, टिल, अनटिल, अनलेस, देन, सो एज, एज सो, ऑल्दो, दो, येट, दैट, बिकॉज, सिंस, एज सोन एज, लॉन्ग एज, नो सूनर देन, सो दैट में, माइट, लेस्ट, शुड, एज इफ, एज तो आदि कुछ प्रमुख सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं। तो ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हैं जिन्हें हम दो सेंटेंस के बीच जोड़कर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे और कंजंक्शंस को भी क्लियर करेंगे। रूल नंबर 1 क्या कहता है, व्हेन के साथ तब के लिए देन लगाकर कामा लगाते हैं। नियम है कि व्हेन के साथ देन का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। जब गगन स्कूल पहुंचा तब चपरासी प्रार्थना की घंटी बजा रहा था। व्हेन गगन रीच द स्कूल, तो यहाँ कामा लगाए, या कामा लगाएंगे या देन लगाएंगे। द प्यून वाज रिंगिंग द प्रेयर बेल। चलिए रूल नंबर 2 पे चलते हैं। एज सून एज, ज्यों ही के साथ त्यों ही के लिए कामा लगाते हैं, जबकि नो सूनर के साथ देन का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि नो सूनर के साथ देन का प्रयोग होता है। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। एज सून एज द बेल रंग, ऑल द चिल्ड्रन असेंबल्ड एट द प्रेयर ग्राउंड, ज्यों ही घंटी बजी सभी बच्चे प्रार्थना स्थल पर जमा हो गए। अब इसको नो सूनर के साथ करेंगे। नो सूनर डिड द बेल रिंग देन, नो सूनर के साथ देन का प्रयोग होता है। ऑल द चिल्ड्रन असेंबल्ड एट द प्रेयर ग्राउंड, ये पॉजिटिव वाक्य है और ये निगेटिव वाक्य में नो सूनर डिड द बेल रिंग देन ऑल द चिल्ड्रन असेंबल्ड एट द प्रेयर ग्राउंड। रूल नंबर 3 क्या कहता है, दो, आल दो के साथ कामा अथवा यट में से किसी एक का प्रयोग किया जाता है। मतलब जहाँ पे जिस सेंटेंस में दो आल दो का प्रयोग होगा या तो वहाँ पे यट लगा होगा या फिर कामा हमें लगाना होगा। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। आल दो सी इज ओल्ड यट कामा सी वर्क हार्ड, यद्यपि वह बूढ़ी है फिर भी कठिन परिश्रम करती है। आल दो सी इज ओल्ड यट सी वर्क हार्ड, दो सी इज ओल्ड यट सी वर्क हार्ड, मतलब आल दो और दो का यूज हम कैसे करेंगे ये हम लोग समझें। रूल नंबर 4 है, सो के साथ दैट का प्रयोग करते हैं। मतलब सो के साथ सेंटेंस में दैट का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल है, संगीता इतनी कमज़ोर है कि तुम्हारे साथ बाजार नहीं जा सकती। संगीता इज सो वीक दैट शी कैन नॉट गो विथ यू टू द मार्केट। सो के साथ दैट का प्रयोग होता है, ये हमें ध्यान देना है। रूल नंबर 5 है, किसी वस्तु अथवा अन्य प्राणी के लिए व्हिच अथवा दैट का प्रयोग किया जाता है। तो किसी वस्तु अथवा प्राणी के लिए व्हिच अथवा दैट का प्रयोग किया जाता है। वह एक कमीज है जो मैंने आपके लिए खरीदी थी। दिस इज द शर्ट व्हिच आई बॉट फॉर यू। वह सब जो गवाह ने कहा गलत था। ऑल दैट द विटनेस सेड वाज फॉल्स। मतलब जो के लिए दिस इज द शर्ट, यह वह कमीज है जो, मतलब जो के अर्थ में व्हिच या दैट का प्रयोग होगा। रूल नंबर 6 है, ऑल, एवरीथिंग, एनीथिंग एंड सुपरलेटिव डिग्री के बाद दैट का प्रयोग किया जाता है। मतलब ऑल, एवरीथिंग, एनीथिंग और सुपरलेटिव डिग्री। जैसे गुड का सुपरलेटिव डिग्री होगा, गुड पॉजिटिव डिग्री है, गुड का सुपरलेटिव डिग्री होगा बेस्ट और कंपैरेटिव डिग्री होगी बेटर। तो बेस्ट के लिए हमें दैट का प्रयोग करना होगा। तो ये कंप्लीट कंजंक्शंस हो गया जिसमें हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंसेस को भी कवर करने की कोशिश की। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।